नमस्कार साथियों। लास्ट वीडियो में हमने कक्षा 6 के रोचक और इम्पोर्टेंट मैथमेटिक्स गणित प्रकाश के अध्याय नंबर 6 परिमाप और क्षेत्रफल के पेज नंबर 134 पर गहन सोच दिया गया है, यहाँ से स्टार्ट किया था। तो लास्ट वीडियो में हमने गहन सोच को समझा, इसके बाद आकलन और सत्यापन करना, परिमाप का किस प्रकार से सूत्र बनाया जाता है यह भी देखा था, और इसके बाद दी गई जो आकृतियां हैं इनके परिमाप किस प्रकार से निकाले जाएंगे वह भी हमने देखा था। समबाहुभुज क्या होता है और समबाहुभुज का परिमाप का फार्मूला किस प्रकार से बनाया जाता है यह भी हमने सीखा था। इसके बाद में यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आया था, विभाजित कीजिए और फिर जोड़िए। तो यहाँ पर आपको पूरी तरह से परिमाप की विस्तृत सोच को दिखाया गया था क्वेश्चनों के माध्यम से। तो ये सारे क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट किए थे। साथियों, आज हम 6.2 पेरा आपका जो है क्षेत्रफल इसे कंप्लीट करेंगे। पिछली कक्षाओं में हमने बंद, नियमित और अनियमित आकृतियों के क्षेत्रफलों का अध्ययन किया है। आइए इनके बारे में कुछ प्रमुख बातें दोहराएं। यहाँ पर किसी बंद आकृति से घिरे क्षेत्र की माप या किसी बंद आकृति से घिरे क्षेत्र का माप उस आकृति का क्षेत्रफल कहलाता है। तो यह आपकी एक प्रकार से डेफिनेशन है, इसे नोट डाउन आप कर लीजिए और इस लाइन को अंडरलाइन जरूर करके अपनी बुक में रखिए कि किसी भी बंद आकृति से अर्थ है कि मान लीजिए इस प्रकार से कोई आकृति है जिसके चारों सिरे पेक हैं, ओके, कुल मिलाकर खुले हुए नहीं हैं, देन आप इसे कहेंगे बंद आकृति। इसमें कहीं भी घुसने की आवश्यकता नहीं है, आप इसमें ऐसा कोई लूप नहीं देखेंगे, इसमें कोई ऐसा दरवाजा नहीं देखेंगे जिसमें से आप अंदर चले जाएं, तो उस आकृति को हम कहेंगे बंद आकृति। और इस प्रकार की आकृतियों का जो है क्षेत्र होता है उसे हम कहते हैं उसका क्षेत्रफल। जैसे इसका जो क्षेत्रफल है यह वाला भाग कहलाएगा। क्या आपको याद है कि पिछली कक्षाओं में हमने आयत और वर्ग के क्षेत्रफलों का या के सूत्र वर्गाकार खानों वाले कागज ग्रिड की सहायता से ज्ञात किए थे? तो हमने ज्ञात किए थे, शायद आपको याद है या नहीं याद है। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल निकाला था वह निकाला था भुजा का वर्ग। हम क्या करते हैं, भुजा का वर्ग या फिर भुजा गुणित भुजा, जिसे हम ए लिखते हैं, ए गुणित ए। तो इस प्रकार से वर्ग का क्षेत्रफल निकाला जाता है। आयत के क्षेत्रफल के लिए हमने फार्मूला बनाया था लेंथ गुणित विड्थ, लंबाई गुणित चौड़ाई, हिंदी में हम कहेंगे इसे लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरी अवधारणा आपकी क्लियर यहाँ पर हो जाएगी। उदाहरण यहाँ पर दिया गया है एक फर्श 5 मीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ा है। फर्श कैसा है, 4 मीटर तो लंबा है और 5 मीटर चौड़ा है। तो इस प्रकार से इसे हम मान सकते हैं कि ये 5 मीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ा है। तो ये 5 मीटर तो लंबा और 4 मीटर चौड़ा है। 3 मीटर भुजा की वर्गाकार कालीन फर्श पर बिछा दी जाती है। एक कालीन यानी कि आप जिसे कह सकते हैं कि चटाई वगैरह, इस प्रकार से इस फर्श के ऊपर बिछाई दी जाती है। कालीन सहित फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सॉरी, कालीन रहित फर्श का, जहां पर कालीन नहीं बिछी है ऐसे क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको बताना है। तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। चूंकि यह आकृति कैसी है, यह आकृति आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है कि यह एक आयत है। तो आयताकार यह आकार है। क्यों आकार आयताकार है, क्योंकि इसकी एक लंबाई ज़्यादा है और चौड़ाई कम है, इसलिए यह आयताकार है। ओके, आयत की यह पहचान है। अब इसके क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो इसके क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। ये दी गई है आपको लंबाई चौड़ाई और फर्श का क्षेत्रफल। अब हम यहाँ पर आयताकार नहीं लिखेंगे क्योंकि प्रश्न में आयत नहीं लिखा है, तो हम सीधे सीधे लिखेंगे फर्श का क्षेत्रफल। तो लंबाई हो गई आपकी यहाँ पर 5 मीटर, चौड़ाई हो गई आगे आपकी 4 मीटर, देन यह हो जाती है 20 वर्ग मीटर। अब प्रश्न है कि यहाँ वर्ग क्यों लगाया गया है। परिमाप में हमने ऐसा नहीं लिखा था, क्षेत्रफल में हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं। इसका कारण है कि एक यह वाला मीटर, एक यह मीटर। देखिए ध्यान से,
5 मीटर गुणित 4 मीटर। तो मीटर मीटर का जब गुणा होगा, 5 का गुणा तो 4 से कर दिया आपने, तो ये हो गया 20, और मीटर का जब मीटर से गुणा होगा तो मीटर गुणित मीटर या फिर मीटर की घात 2, ऐसा आप लिख सकते हैं, जिसे हम पढ़ते हैं वर्ग मीटर। ठीक है, इसे क्या लिखेंगे हिंदी में? वर्ग मीटर। इसलिए क्षेत्रफल की इकाई में वर्ग लगाया जाता है। अब वर्गाकार कालीन की लंबाई, इसके ऊपर कालीन बिछाई गई है। कालीन कैसी है? 3 मीटर बाई 3 मीटर की। तो ये मान लीजिए आपकी 3 मीटर और ये आपकी 3 मीटर। तो ये आपने इस प्रकार से यहाँ पर कालीन बिछा दी, 3 मीटर बाई 3 मीटर। तो ये कालीन आपने यहाँ पर इस प्रकार से इसमें बिछा दी। अब इसमें बिछाने के बाद क्या क्षेत्रफल बचता है वह बताना है। तो कालीन का क्षेत्रफल कितना होगा? तो ये जो कालीन है इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो इसकी लंबाई गुणित लंबाई। कैसी है कालीन? वर्गाकार है, मतलब दोनों तरफ इधर भी 3 है और इधर भी 3 है। तो वर्ग की भुजाएं को यदि गुणा कर दिया जाए तो उसका वर्ग निकल आता है। तो ये हो जाएगी आपकी 9 वर्ग मीटर। ठीक है, 9 वर्ग मीटर। अब इसका जो क्षेत्रफल आया था पूरे का, वह निकाला था हमारा 20 वर्ग मीटर। अब बताइए कि ये जो बाकी का शेष क्षेत्रफल है जिस पर कालीन नहीं बिछी है वह कितना है? तो हम 20 वर्ग मीटर में से 9 वर्ग मीटर को माइनस कर देंगे तो वह क्षेत्र आ जाएगा आपका 11 वर्ग मीटर। इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं और यह आपका एक आईएमपी एग्जाम्पल है। चलिए, इसके बाद आपका यहाँ पर एक और उदाहरण दिया गया है। 12 मीटर लंबे और 10 मीटर चौड़े भूखंड के चारों कोनों पर 4 मीटर भुजा की 4 फूलों की वर्गाकार क्यारियां बनी हैं। तो क्यारियों को छोड़कर शेष भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है। यहाँ पर 12 मीटर और 10 मीटर का भूखंड दिया गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसका चित्र बना लेते हैं, आपको दिखा देते हैं कि इस प्रकार से 12 मीटर ये मान लीजिए और 10 मीटर ये मान लीजिए ऐसा। तो ये 12 मीटर और ये 10 मीटर। ओके, ये भूखंड का लंबाई चौड़ाई है। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो आ जाएगा 120 वर्ग मीटर, क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई से इसका क्षेत्रफल निकल आएगा। ओके, अब चारों फूलों की क्यारियों में प्रत्येक क्यारी की एक भुजा की लंबाई दी गई है 4 मीटर। ठीक है, फूलों की क्यारियों का क्षेत्रफल कितना होगा? 4 गुणित 4, 16 वर्ग मीटर। तो इस प्रकार से आप मान लीजिए कि 4 तो ये आपका 12 है, तो यह आपका इतना हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसे मान सकते हैं। तो यह आपका जो क्षेत्र है ये वाला, ये आपका है क्यारी। ये 4, ये 4, तो ये जो क्षेत्रफल है ये हो गया आपका 16 वर्ग मीटर। और इस पूरे का क्षेत्रफल कितना निकाला हमने? 120 वर्ग मीटर। अब आप बताइए कि शेष, ये वाला जो व्हाइट कलर वाला भाग दिख रहा है ये शेष भाग है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो इसका क्षेत्रफल, अच्छा एक चीज़ और दी गई है इसमें कि 16 वर्ग मीटर और ऐसी 4 क्यारियाँ बनी हुई है। तो ऐसी इसमें कितनी क्यारियाँ बनी है? तो एक ये 4, इस प्रकार से एक और यहाँ पर और एक और यहाँ पर। तो इस प्रकार से एक क्यारी, फिर एक क्यारी और एक क्यारी यहाँ पर है। तो ये 10 मीटर, तो ये आपका 4 और 4 8, इस प्रकार से एक थोड़ा सा इस प्रकार से। तो ये 16 मीटर की, ये 16 की, ये 16 की है। तो ऐसी 4 क्यारियाँ हैं, तो 4 का गुणा कर देंगे, हो जाएगी 64 वर्ग मीटर। अब 64 वर्ग मीटर तो इसका क्षेत्रफल हो गया और 120 इसका है। शेष क्या है यह जानने के लिए 120 में से हम 64 को घटा देंगे। तो आपका इसका 16, इसका 16, ठीक है, यह भी 16 की, यह भी 16 वर्ग मीटर की और यह भी 16, कुल मिलाकर हो गया 64 वर्ग मीटर। इन सभी को इसमें से घटा देते हैं तो फाइनली शेष हमारा क्षेत्रफल आ जाता है 56 वर्ग मीटर। ओके, कितना आ जाएगा? 56 वर्ग मीटर। चलिए, इसके आधार पर आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट आइए पता लगाएं दिए गए हैं, इन्हें भी हम सॉल्व कर लेते हैं। पैराग्राफ 6.2 क्षेत्रफल के अंतर्गत दिए गए आपके आइए पता लगाएं और इनका पेज नंबर है 138। ये क्वेश्चन आपको पेज नंबर 138 पर दिए गए हैं और सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इनका हमें आज सॉल्यूशन देखना है। क्वेश्चन नंबर 1 है 25 मीटर लंबे
आयताकार बाग का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है। तो पहले क्वेश्चन से हमें जो दिया है वह नोट डाउन करना होता है। क्या क्या दिया है? आयताकार बाग का क्षेत्रफल दिया है 300 वर्ग मीटर और साथ में इसकी लंबाई दी गई है 25 मीटर। ये दोनों चीज क्वेश्चन के अंदर ही दी थी जो हमने नोट डाउन कर ली है। कुछ इस प्रकार का आपका बाग, इस प्रकार का बाग का चित्र हो सकता है कि ये आयताकार बाग है, इसका जो क्षेत्रफल है 300 वर्ग मीटर, ये इसकी लंबाई दी गई है 25 मीटर और यहाँ पर मान लेते हैं इसकी चौड़ाई भी हमें फाइंड करना है और ए की वैल्यू यहाँ पर दे दी गई है। ए को लंबाई मान लें, बी को चौड़ाई मान लें। तब हम जानते हैं कि कोई भी आयताकार आकृति हो उसका क्षेत्रफल यदि हमें निकालना है तो हमें लंबाई गुणित चौड़ाई करना होता है। लंबाई आपकी ए है, चौड़ाई आपकी बी है। अब ये आपका हो गया फार्मूला। अब आयताकार बाग का क्षेत्रफल कितना दिया गया है? क्षेत्रफल दिया गया है 300, तो क्षेत्रफल की जगह रख देंगे 300। ए की वैल्यू, ए का मान कितना है? 25 मीटर, ये रख दिया। बी वैसा का वैसा। तो कुल मिलाकर ये इस स्थिति में आ गया आपके 25 गुणित बी। अब बी का मान हमें पता करना है तो 25 जो है इसके अपान में चला जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा। देन बी बराबर 300 बटे 25। तो यहाँ पर आप इसे यदि काटें तो 25 से एक बार और बचता है 5, 25 दूना 50। तो यहाँ पर बी की वैल्यू फाइनली आ जाती है 12 मीटर, यानी कि इसकी जो चौड़ाई है वो 12 मीटर आएगी। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है आपका यहाँ पर 8 रुपये। ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है और हो सकता है कि 2025 के फाइनल एग्जाम में ये आपसे पूछा जाए या फिर नेक्स्ट ईयर के एग्जाम में ये आपसे पूछा जाए। आएगा जरूर, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 8 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 500 मीटर लंबे और 200 मीटर चौड़े आयताकार भूखंड पर टाइल लगाने की लागत क्या होगी? तो यहाँ पर सबसे पहले जो भी क्वेश्चन है उसके अंदर जो भी दिया हुआ है उसे आप नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले दिया क्या है कि 8 रुपये प्रति वर्ग 100 वर्ग मीटर की दर से 500 मीटर लंबे और 200 मीटर चौड़े आयताकार भूखंड। तो आयताकार भूखंड की लंबाई दी है 500 मीटर, चौड़ाई दी है 200 मीटर, ये हमने नोट कर लिया। अब आयताकार भूखंड का हमें निकालना होगा क्षेत्रफल। क्यों क्षेत्रफल निकालना होगा? क्योंकि हमें लगाना है टाइल। तो टाइल लगाने के लिए खर्च क्या आएगा यह हमें ज्ञात करना है और टाइल लगाने की जो दर है, जो रेट है टाइल लगाने का, वह दिया गया है 8 रुपये प्रति 100 वर्ग मीटर, जो कि मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखा हुआ है। ये इसकी लागत की रेट है। ओके, तो ये दो चीजें हमने निकाल ली दिए हुए में से। अब सबसे पहले हम क्षेत्रफल निकालते हैं। तो इस प्रकार का कोई आपका आयताकार भूखंड है और इस भूखंड के अंदर टाइल लगना है। तो हम सबसे पहले इसका निकालते हैं एरिया या क्षेत्रफल। तो लंबाई गुणित चौड़ाई का फार्मूला होता है 500 गुणित 200। कुल मिलाकर इसका जो एरिया आता है आपका यहाँ पर 1,00,000 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल आ जाता है। अब 1,00,000 वर्ग मीटर आ गया इसका क्षेत्रफल। अब इसके अंदर हम लगाते हैं टाइल, लेकिन टाइल लगाने के लिए भी तो कुछ खर्च करना होगा। तो हमने रेट पूछा, रेट निकल कर आया कि टाइल लगाने वाले ने बोला कि 8 रुपये प्रति 100 वर्ग मीटर। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, इसे ध्यान से समझिए, इसमें अच्छे कंफ्यूज हो जाएंगे। 8 रुपीस में 100 वर्ग मीटर टाइल लगेगा। कितना? 8 रुपये के अंदर 8 रुपये लेकर 100 वर्ग मीटर टाइल लगेगा। यदि आपसे पूछा जाए कि 1 वर्ग मीटर टाइल कितने में लगेगा, तो 1 वर्ग मीटर टाइल लगाने के लिए 8/100 रुपीस आपको खर्च करना होंगे। तो 1 वर्ग मीटर की दर क्या रहेगी? 8/100 रुपये, ठीक है, प्रति वर्ग मीटर। ठीक, हमने निकाल चुके हैं कि इसके अंदर क्षेत्रफल कितना है। तो भूखंड का जो क्षेत्रफल है वह है 1,00,000 वर्ग मीटर। तो 1,00,000 वर्ग मीटर में हम गुणा कर देंगे 8/100 का। देन आपके पास आ जाएगा आंसर 8,000
रुपए, क्योंकि 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी। का गुणा आपका हो जाएगा 1000 से। देन आपके पास आ जाएगी राशि 8000 रुपये। 8000 रुपये इस पर आप खर्च करेंगे तो आपके टाइल्स लग जाएंगे। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आईएमपी क्वेश्चन है। एक आयताकार नारियल वाटिका 100 मीटर लंबी और 50 मीटर चौड़ी है। यह भी आयताकार है, कुछ इस प्रकार से आयताकार क्षेत्रफल है इसका। यदि प्रत्येक नारियल के पेड़ के लिए 25 वर्ग मीटर जगह चाहिए, मान लेते हैं यहाँ पर नारियल का पेड़ लगाना है, तो यहाँ पर पेड़ लगाने के लिए कितनी जगह चाहिए? 25 वर्ग मीटर की इस प्रकार से जगह चाहिए। तो इस वाटिका में अधिकतम कितने पेड़ लगाए जा सकते हैं, यह आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दिया है, क्या दिया है कि जो आयताकार आपकी नारियल वाटिका है इसकी लंबाई 100 मीटर है, चौड़ाई 50 मीटर है। अब हम इसका निकाल लेते हैं क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला हमारा है लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई गुणित चौड़ाई है, इसे यहाँ से अभी हटा दीजिए। लंबाई गुणित चौड़ाई है, तो लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई हमारी 100 है, चौड़ाई है 50, दोनों का गुणा किया 5000 वर्ग मीटर। तो इसका जो क्षेत्रफल है, एरिया है, वह कितना आ गया? 5000 वर्ग मीटर। अब प्रश्न ये है कि इसके अंदर नारियल के पेड़ लगाना है और एक नारियल का जो पेड़ है वह जगह घेरता है 25 वर्ग मीटर। यह भी आपको दिया गया है। तो हम इस क्षेत्रफल के अंदर कितने नारियल के पेड़ लगा सकते हैं, यह जानने के लिए हम क्या करेंगे? कुल क्षेत्रफल में एक नारियल के पेड़ द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल का भाग लगा देंगे, तो हमारे पास संख्या आ जाएगी 200 नारियल के पेड़। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये 5000 क्या है? कुल क्षेत्रफल है, या आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं कि कुल क्षेत्रफल बटे एक नारियल के पेड़ का क्षेत्रफल, ऐसा भी समझ सकते हैं। देन आपको फाइनली मिल जाएगा 200। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 का है, मोस्ट आईएमपी पार्ट है। बड़े ही ध्यान से इसे समझ लीजिए। यहाँ पर हम इसे थोड़ा स्पेशल मान सकते हैं। नीचे दी गई आकृतियों को आयताकार भागों में बांटकर उनके क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 2 चित्र आपकी बुक के अंदर आपको दिए हैं। तो हमें इन क्षेत्र को, यानी कि इन चित्रों को आयताकार भागों में बांटकर उनके क्षेत्रफल ज्ञात करना है। किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, चलिए समझते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ए लेते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर ए, हमने इसे इस प्रकार से आयताकार भागों में बांट दिया। यह चित्र आपको दिया गया है। इस चित्र में यहाँ पर 1 है, यहाँ पर इसके आगे लिखा हुआ है 3, यानी कि इसकी लंबाई है 3 इकाई, यह आपकी 1 इकाई है। यह आपकी लंबाई दी हुई 4 इकाई, यह आपकी दी है 3 इकाई, यह आपकी यहाँ पर दी है 2 इकाई, ये आपके यहाँ पर 4 इकाई है, यह 2 इकाई है, यह भी 2 इकाई है। इस प्रकार से इसकी लंबाई चौड़ाई यहाँ पर दी हुई है, और कुछ नहीं भी दी हुई है, उन्हें हमें कैलकुलेट करना है। अब इनको हम पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक पार्ट हमारा ये वाला हो गया, ठीक है। थोड़ी देर के लिए ये वाला ए पार्ट है। कौन सा ए पार्ट है? ये वाला। इस पार्ट को हम मान लेते हैं ए वाला भाग। इस भाग को ए मान लिया। ए मान लिया तो ए का क्षेत्रफल, हम इस आकृति को कितने भागों में बांट लिया? ए का क्षेत्रफल। एक आपका ये वाला बी हो गया, एक आपका यहाँ से यहाँ तक ये वाला आपका हो गया सी, और ये डी हो गया। तो बी का क्षेत्रफल, सी का क्षेत्रफल और डी का क्षेत्रफल, इन सबको मिलाकर हम जोड़ देंगे। ए कैसे बनेगा, चलिए देखते हैं। हमने यहाँ से इसे इस प्रकार से कर दिया, तो ये आपका बन गया ए वाला। अब इसकी लंबाई चौड़ाई क्या है, ये देख लीजिए। तो यहाँ पर इसकी लंबाई चौड़ाई बनती है 3, तो यह दी है 4, ये पूरी थी, और यहाँ पर दी गई है 3, सॉरी 2 नहीं है, ये 3 है। ओके, अब यहाँ पर यह भी 3 है और यह भी 3 है, ठीक। हम इसकी बात कर रहे हैं, ये एक वर्ग बन गया। तो 3 गुणित 3, तो आपकी पहली आकृति का क्षेत्रफल हो जाएगा 3 गुणित 3। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आप 3 गुणित 3 करेंगे, यानी कि 9 वर्ग इकाई। क्या रहेगी? 9 वर्ग इकाई, इकाई का वर्ग। इसी प्रकार से बी को लेते हैं। अब बी आकृति आपकी यहाँ से यहाँ तक है। अब बी को आप देखिए कि इसमें लंबाई चौड़ाई कैसे पता करेंगे। 4 तो आपकी यहाँ से यहाँ तक की हो गई,
4 आपकी यहाँ से यहाँ तक की हो गई, ठीक है। और ये कितनी दी है 3, तो यहाँ से यहाँ तक की है 3, समझ गए। ये जो पार्ट है ये है 3, क्योंकि ये 3 था तो 3 ये हो गया, 4 ये हो गया, कुल मिलाकर ये हो गई 7। और ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है, ये आपकी है 1, ठीक है। कितनी है 1। अब 1 कहाँ से पता चली आपको, ये पूरी दी गई है यहाँ से यहाँ तक कि आपको 4, 4 में 2 ये और 1 ये, कुल मिला के ये जो डिस्टेंस है ये हो गई आपकी 3, 3 और 1 ये 4, तब जाके ये 4 बन जाती है। तो 1/4, तो ये हो गई आपकी 1/4, 1 गुणित 4 मतलब कि 1/7, 4 और 3 7, 4 3 7, तो ये हो गई आपकी 7 वर्ग इकाई, ठीक। समझ गए। 4 तो ये और 3 ये, तो 4 3 ये हो गई 7 और 1 ये आपकी यहाँ से यहाँ तक की, तो ये इसका बी का क्षेत्रफल आ जाएगा आपका 1 गुणित 7 यानी कि 7 वर्ग इकाई। इसके बाद सी वाला, तो सी वाले में 2 तो ये दी गई है आपको, ये वाली 2 दी गई है, ठीक है। हम इसकी बात कर रहे हैं। अब 2 तो आपको ये वाली दी है, ये 2 आपकी दी गई है यहाँ पर। और इसके बाद ये वाली कितनी है, ये वाली आपकी यहाँ तक 4 थी, ठीक है। ये आपकी यहाँ पर 2 है और ये आपकी 1 है, कुल मिलाकर ये हो जाती है आपकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5। कैसे, 4 तो यहाँ से यहाँ तक की हो गई, 1 ये वाली हो गई 5 और 2 ये, तो 5 दूना 10, तो 2 गुणित 5 से निकल आएगा इसका, तो 5 दूना 10 हो गया ये वाला। अब बचती है आपकी डी वाली, इसमें 1, 1 तो ये वाली है और ये डिस्टेंस आपकी कितनी है ये आपको पता करना है। तो ये कैसे पता करेंगे, ये यहाँ से यहाँ तक की आपकी है 4, तो यहाँ तक की हो गई 4, ठीक है। 4 में से 1 ये कम हो गई, हमने इसको माना था यहाँ 7, ठीक है। तो 4 और 3 7, तो ये 3 है, तो यहाँ तक आती है आपके 3, ये आपकी 4, तो ये फाइनली आपकी हो जाती है यहाँ पर 2। कितनी बच जाती है 2, तो ये आपकी 2 है, ध्यान से समझ लीजिए। 2 ये है, 3 ये हो गई 5 और 2 ये हो गई 7। यदि इस सीढ़ी को आप देखें 2 3 और 2, 2 और 3 5 और 2 7, अभी हमने इसको इस लाइन को पूरा 7 माना है, इस लाइन को 7 माना है, तो ध्यान से समझ लीजिए। फिर से एक बार बता देता हूँ आपको मैं, ये 2 ये 2 ये आपकी 3 और ये आपकी 2, ये हो गए 3 2 5 और 2 7। तो इस प्रकार से इसका हो गया 2 गुणित 1 यानी कि 2 वर्ग इकाई, और इन सभी को आप ऐड कर लेंगे तो फाइनली आ जाएगा 28 वर्ग मीटर। इसी प्रकार से आपका बी वाला, यहाँ पर यह भी IMP है। अब इस क्षेत्र को हम इस प्रकार से डिवाइड करते हैं, एक भाग तो ये वाला, एक भाग ये वाला और एक भाग ये वाला। ये आपका E है, ये G है और ये F है, ठीक है। D तक वहाँ चल गए थे हम, D के बाद E F G ये हो गए। अब चित्र में ये 5 ये 3 ये 3 ये 2 ये 1 ये 1 इतना दिया है, बाकी का हमें कार्य करना है। तो E के लिए ध्यान से देखिए, E के लिए ये पूरी 3 है, समझना आप, ये पूरी क्या है 3 है और ये पूरी दी गई है 2, तो हम फाइनली कह सकते हैं कि ये भी आपकी आएगी 2, तो ये भी आपकी आ गई 2, ठीक। ये पूरी कितनी दी गई है 3 दी गई है यहाँ से यहाँ तक की, तो 2 ये हो गई, तो ये कितनी हो गई 1 हो गई, ये 5 हो गई। अब ये कितनी बचेगी आपकी, एक ये वाली है, एक ये है 2 और ये 5, 5 में से 2 गई तो ये बची आपकी 3, बिल्कुल आसान हो गया। तो यहाँ पर ई के लिए यदि हम देखें तो ये 1 गुणित 2, ये आपका ई वाला है। मैं पेन चेंज कर देता हूँ आपके लिए, इसके लिए ये आपका यहाँ पर 1 गुणित 2 हो गया, ठीक। 1 गुणित 2 ये यानी कि 2 वर्ग इकाई। अब इसके बाद फिर हम सेकंड पेन लेते हैं, यहाँ पर ई के बाद एफ, ये एफ है आपका, ठीक, ये एफ है आपका। तो एफ का क्या रहेगा 5 गुणित कितना, ये तो हो गया 5 गुणित 1, ये हो गया आपका 5 वर्ग इकाई, ठीक है। इसके बाद जी के लिए फिर हम एक नया पेन ले लेते हैं आपके लिए, तो ई के लिए नया पेन लिया, तो ये आपका जी है, जी आपका यहाँ पर है, तो ये आपकी 2 है और ये 1 है, तो 2 गुणित 1 यानी कि 2, फाइनली ये हो गया 2 5 और 2 कुल मिलाकर 9 वर्ग इकाई इस पूरे आकृति का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको टुकड़ों में इसे डिवाइड करना
आना चाहिए कि किस प्रकार से आप इनको टुकड़ों में डिवाइड करके उनका आंसर ला सकते हैं। तो एक टुकड़ा आपका ये वाला हो गया था, एक आपका ये वाला हो गया और एक आपका ये वाला हो गया। इस प्रकार से ये हो जाएगा 9 वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल। चूँकि यहाँ पर सभी माप मीटर में दिए गए हैं तो आप मीटर में लिख सकते हैं और इसी प्रकार से इसमें भी आप में जो इकाई लिख रहा था उसमें मीटर लिख सकते हैं कि यहाँ पर 28 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। आई होप कि यह बिल्कुल क्लियर आपको समझ में आ गया होगा। और यदि आप चैनल के साथ नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं और इसी प्रकार से मैथमेटिक्स को बेहतर तरीके से बिल्कुल लाइन टू लाइन, पैरा टू पैरा और पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल सीखना चाहते हैं, देन आप वीडियो को सब्सक्राइब करके रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो बेहतर लगता है तो हमेशा एक लाइक कीजिए और अपने मित्रों को इसे शेयर करना ना भूलें। और लास्ट वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप वॉच कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।